हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 17। कुछ एक आध दिन मिस हो गए वीडियो के, कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइट वगैरह की। ठीक है, तो इस डे 17 में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियो। इसकी वेटेज एग्जाम में 6 मार्क्स की, कि भाई इनमें से जो भी जो आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो 6 मार्क्स के आएंगे। अब वो परसेंटेज डिवाइडेड होगा, कुछ 1 के होंगे, कुछ 3 मार्क्स के होंगे, कुछ मैक्सिमम 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का होगा। इसमें हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 तरह के रेशियो पढ़ते हैं। अकाउंटिंग रेशियो में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तरह के रेशियो हैं? 4। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा आता है हमारा सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा हमारा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, एंड द फोर्थ लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उन 4 रेशियो को किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या उनमें से जो उनके पोर्शंस हैं वो कैसे डिस्कस स्टडी करने हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा अकाउंटिंग रेशियो का लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं, जो कि वो हमें हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को, लिक्विडिटी को बताता है कि हम हमारी लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल है या नहीं, और कितनी हमारी लायबिलिटी है हमारी एसेट्स के मुकाबले। इसमें हमें 2 तरह के रेशियो पढ़ने होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा करंट रेशियो, जिसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। देखो यहां पे बात किसकी हो रही है? करंट की। तो बैलेंस शीट की ऐसी कौन सी वैल्यू थी जिसमें हमने करंट यूज किया था? तो लायबिलिटी साइड में यूज किया था करंट लायबिलिटी, और एसेट साइड में यूज किया था करंट एसेट्स। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें ट्रिक वाइज चीजों को सोल्व करना है। क्वेश्चन देखो क्या होता है, रेशियो कई बार याद नहीं होते, कैलकुलेट करने आते हैं, बस उनको रेशियो को याद करने में दिक्कत आती है। तो मेरा मोटिव यही है, मेथड यही है कि मैं आपको ट्रिक वाइज उनको फॉर्मूलों को याद कराऊं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? करंट रेशियो की। तो हमें अमाउंट जो लेने हैं वो करंट फिगर के लेने हैं। अब वो करंट क्या है? वो हमें चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, और ये रेशियो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशंस को बताएगा कि भाई मेरे पास जो जितनी लायबिलिटी है उसके कंपैरेटिवली मेरी एसेट्स कितनी है। ठीक है, जो कि एक आइडियल रेशियो इसका है, जो कि माना जाता है 2:1। इट मींस अगर मेरे पास करंट लायबिलिटी 1 रुपए की है ना, तो मेरी एसेट्स कितने की होनी चाहिए? 2 रुपए की, ताकि मैं उन लायबिलिटीज को इजीली पे कर सकूं। अगर करंट रेशियो इससे मोर देन पाया जाता है, मोर देन मिलता है हमें, भाई 2.5:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 5:1 भी हो सकता है, तो इससे मैनेजमेंट की कैलकुलेशन पे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन पर क्या उठता है? क्वेश्चंस कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देते। ठीक है, तो इसका जो आइडियल रेशियो ना तो 2 और 1 माना जाता है, ना तो ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ना इससे कम। ठीक है, इससे मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी पर हम क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट यही था कि ये इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो रेशियो होता है 2:1। अब बारी आती है कि हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। रेशियो याद हुआ, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन द करंट लायबिलिटी। देखो मैंने लिखा हुआ है कि करंट असेट्स कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले क्या क्या लेंगे, हम किस किस को सम करेंगे। तो हम लेंगे करंट असेट्स में जो भी लिखा है, जैसे स्टॉक, लेकिन स्टॉक का एक ऐसा पार्ट एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड यूज टूल्स। ठीक है, हमारे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, यूज टूल्स होते हैं, उनको स्टॉक में काउंट नहीं करते। क्लियर? तो स्टॉक इनको छोड़ के, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री भी कहते हैं इसको। ठीक है, इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है? स्टॉक। फिर आती है हमारे ट्रेड रिसीवेबल, भाई इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? हम जर्नली कंसिडर करते हैं बिल रिसीवेबल और डेटर्स। आजकल आपके जो अमेंडमेंट में ट्रेड रिसीवेबल को सन्ड्री डेटर्स के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर बारी आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। कैश का मतलब जो कैश के फॉर्म में है, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है जो बहुत ही नियर बाय कैश की फॉर्म में, ऐसी एसेट्स जिनको हम विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको कैश में कन्वर्ट करने पर हमें कोई रिस्क भी बेयर नहीं करना होता। लाइक हमारे ड्राफ्ट हो गए, चेक हो गए, तो ये सब हमारे लिए क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर बात करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट की। देखो इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म।
तो जो भी सारी चीजें होंगी वो शॉर्ट टर्म हमारे लिए करंट इन्वेस्टमेंट करंट कहलाएंगी, और जो लॉन्ग टर्म होंगी लंबे टाइम तक रियलाइज होंगी हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी असेट्स या लाइबिलिटी कहलाती है, लॉन्ग टर्म कहलाती है, नॉन करंट। ठीक है, तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हमारी लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं इसको, वो हम करंट असेट्स में इंक्लूड करते हैं। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ठीक है, यानी कि ऐसा पैसा जो हमने किसी को लोन या एडवांस के रूप में पे कर मतलब दे रखा है, उसके पास जमा है। जैसे हमने अपने एम्प्लॉयमेंट को एडवांस सैलरी दे दी, ठीक है, तो वो सैलरी क्या होगी, एडवांस। अब वो हमारे लिए क्या काम कर रही है, असेट्स का, कि अभी वो रियलाइज नहीं हुई, हम ऑलरेडी उसको पे कर चुके हैं, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से भी लिख सकते हैं। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, और जो बच जाते हैं वो हम किसके नाम से शो कर देंगे, अदर करंट असेट्स। बस कंडीशन ये है कि वो जो असेट्स है, देखो असेट्स और लाइबिलिटी, असेट्स हमारे लिए वो सारी चीजें जो हमें रिलीफ देती, रिलैक्स फील कराते, और लाइबिलिटी वो सारी चीजें जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है, हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ा देती है। ठीक है, हमने मोबाइल रिचार्ज कराया, अब 1 महीने तक हम बिल्कुल फ्री माइंड रहेंगे, 28 दिन तक हमें कोई टेंशन नहीं है, बस स्क्रॉल करना है और एंजॉय करना है। ठीक है, लेकिन आफ्टर, जैसे अगर पोस्ट पेड है हमारी, बिकॉज हमारी सिम कैसी प्रीपेड, अगर पोस्ट पेड होती तो पहले मैं यूज तो कर लूंगा, लेकिन यूज करते करते जैसे जैसे दिन बीतेंगे मुझे टेंशन रहेगी कि मुझे उसका रिचार्ज कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल रहा, भाई बिल हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, टेंशन बढ़ जाती है। तो जो जिम्मेदारियां बढ़ाता है, टेंशन बढ़ाता है, वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो एडवांस टैक्स, अदर करंट असेट्स। अच्छा, करंट असेट्स कौन सी होती है, जो 12 मंथ, विद इन 12 मंथ हमें क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए, यानी कि उसके बेनिफिट हमें मैक्सिमम 12 महीने तक मिलेंगे, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो भी इसमें से मोर होगा उस टाइम पीरियड अराउंड तक। ठीक है, जो भी लेस होगा, सॉरी, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और 12 मंथ विच एवर इज लेस, जो भी होगा उससे कंपैरिजन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि भाई हमारी असेट्स, सॉरी मोर देन है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और 12 मंथ विच एवर इज मोर, हाँ उससे कंपैरिजन करेंगे कि हमारी असेट्स करंट है या नॉन करंट है। जो जनरली तुम ये याद रखो, मोर देन 12 मंथ रियलाइज कराएगी, वो हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स। जैसे एक बार फिर रिवाइजन कर लेते हैं, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट हो गई। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, जो लोन एडवांस हमने किसी थर्ड पार्टी को या सेकंड पर्सन को पे मतलब दे रखे हैं बेसिस पे कि हमें ब्याज में मिलेगा कुछ और वो हमें रिटर्न करेगा इन फ्यूचर। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो मैंने अपनी टाइमिंग से पहले पे कर रखे। ठीक है, मैंने अपना रिचार्ज करा रखा है, प्रीपेड सिम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक दिन रिचार्ज करा लो, 84 डेज तक एंजॉय करो, 56 डेज तक उनको एंजॉय करते रहो। एडवांस टैक्स, जो भी टैक्स पेमेंट हमने एडवांस में कर रखी है, और हमारी जो रिमेनिंग जितनी भी जो करंट असेट्स है वो अदर करंट असेट्स के नाम से शो कर देंगे। अब बारी आती है हमारी करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी का एक सिंपल फॉर्मूला है, भाई लायबिलिटी क्या है, जो 12 मंथ में हमें पे करनी हो, सेटल करनी हो, पेड ऑफ करनी हो, 12 मंथ, विद इन 12 मंथ। जैसे ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देखो वहां था शॉर्ट टर्म एडवांस या लोन, यहाँ थे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बोरो करना मतलब किसी से पैसे उधार लेना, तो हमने शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन ले रखा है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, या और भी कोई शॉर्ट टर्म लोन हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट टू डेटर्स, इस तरह के प्रोविजन जो कैसे होने चाहिए, शॉर्ट टर्म। और अदर करंट लायबिलिटी में एक और ऐड कर देता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसे तो इसकी नीड नहीं है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म सारे बोरिंग्स लिख चुके हैं, चाहे वो डिवेंचर हो, शॉर्ट टर्म, ठीक है, जिनको हम विद इन 12 मंथ क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। जैसे एक डिवेंचर लास्ट ईयर में क्या बन जाता है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, पिछले चैप्टर पढ़ के आए। अगर मैंने 5 साल के लिए डिवेंचर इश्यू किए तो पहले साल में पूरे 5 साल पेंडिंग है, दूसरे में 4 साल, तीसरे में 3 साल, चौथे में 2 साल, और फिर लास्ट में सिर्फ 1 साल।
उस एक साल में हम उसको पे ऑफ करेंगे, तो वो हमारी कैसी लाइबिलिटी बन जाती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो ये कुछ हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी की कैलकुलेशन है। तो अगर हम उनमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा रेशियो आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, जनरली 2:1, क्योंकि वो एक आइडियल रेशियो माना जाता है। उससे ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास करंट रेशियो कैलकुलेट करो। अगर करंट असेट्स में तुम्हारे पास इन्वेंट्री है 70,000, तुम्हारे डेटर्स है 50,000 के, तुम्हारे बिल्स रिसीवेबल 20,000 के, तुम्हारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है 40,000 का, 4 2 6 5 11 और 7 8, प्लस तुम्हारे कुछ आउटस्टैंडिंग सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 20,000 के। कितने हो गए, 7 5 12 40 40 80 और 2 12। तो हमारी करंट असेट्स हो गई 2 लाख रुपए की। ऐसे ही करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल ही बता दी उसने कंबाइंडली कि हमारे 70,000 के ट्रेड पेबल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारे कुछ 20,000 के। हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी है 10,000 के अप्रोक्स, एंड कुछ अदर करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं सकता, या तो कैश में बैंक बैलेंस होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो हम कुछ साथ दोनों, ठीक है, ये हमारी कुछ करंट लायबिलिटी। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। अब हमें करंट असेट्स 2 लाख दे रखी है और करंट लायबिलिटी 1 लाख। करंट रेशियो निकालो तो 2 लाख अपॉन में 1 लाख, आंसर आ जाएगा हमारा 2:1। एक सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे इसी के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम लिक्विडिटी, जिसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं और जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसमें सिर्फ छोटा सा चेंज है। देखो लिक्विडिटी में पढ़ रहे हैं ना, तो आएगी सारी शॉर्ट टर्म, जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड रेशियो में सिर्फ इतना सा चेंज है कि तुम्हें सिर्फ करंट एसेट्स की बजाय कंसीडर करना है लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट जिनको हम बहुत ही लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करते हैं, यानी कि उनको ना तो टाइम लगता है लिक्विड में कन्वर्ट करने में, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी हो। तो अगर तुम करंट एसेट्स, जैसे ये 2 लाख आ रहे थे, उसमें से क्या क्या माइनस कर दो, एक तो स्टॉक माइनस कर दो, इन्वेंट्री, जो कि हमारे लिक्विड एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स है, लिक्विड नहीं है। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो हमने टाइम से पहले दे दिए। ठीक है, तो उनको तुम रिटेन नहीं कर सकते वापस से, सॉरी मतलब उनको तुम वापस नहीं ले सकते पे करने के बाद, या टाइम ज्यादा लगेगा। और एडवांस टैक्स, ये 3 जो एसेट्स है ये मानी जाती है कि हमारी लिक्विड एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स है। तो तुम करंट एसेट्स में से अगर ये 3 पॉइंट माइनस कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा लिक्विड एसेट्स का। और डिवाइड तुम्हें किससे करना है, करंट लायबिलिटी से। जैसे करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 2:1, वैसे ही आइडियल रेशियो लिक्विड रेशियो का क्या है, 1:1। यानी कि लिक्विड एसेट्स तुम्हारी करंट लायबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। इज दैट क्लियर? तो एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल नहीं आता हमारे पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी देके कुछ ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है ऐसा पूछेगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक, या फिर करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा लिक्विडिटी रेशियो में मैं एक और रेशियो भी बताता हूं, जिसमें हम, वो रेशियो नहीं है, वो एक कैलकुलेशन है, तो उसको हम रेशियो नंबर नहीं देंगे, उसको हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर वही करंट असेट्स आ गई, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो में कंसीडर कर रहा हूं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, एग्जांपल दे रखा है और कह रहा है, देखो अभी क्वेश्चन और रेशियो पूछता था, इस बार उसने रेशियो बताया कि करंट रेशियो हमारा है 2.5:1, लिक्विड रेशियो हमारा है 1.5:1, स्टॉक है हमारा 50,000। ठीक है, और तुम्हें क्या क्या कैलकुलेट करना है, करंट एसेट्स करनी है, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, लिक्विड एसेट्स। इसमें तो स्टॉक है ही, तो इसमें स्टॉक कैलकुलेट नहीं करना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है, देखो तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है, पहले उसके हिसाब से एक समरी तैयार करो, एक ऐसा थोड़ा डिस्क्लोज करो चीजों को कि सर देखो एक तो करंट रेशियो बता रखा है। अच्छा कैसे कैलकुलेट करते हो तुम करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी।
जो कि हमारे रेशियो की फॉर्म में कितनी दे रखी है, 2.5:1। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा बताया है लिक्विड रेशियो, वो कितना बताया है, 1.5:1। अच्छा, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था भाई, तुम्हें करंट असेट्स की जगह लिक्विड असेट्स लिखना है और करंट लायबिलिटी एज इट इज, जो कि कितना है 1.5:1। और उसके अलावा हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है स्टॉक की, कितने रुपए, 50,000। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्या करना है, तुम्हें एक इक्वेशन तैयार करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। तुम्हारी एक इक्वेशन तैयार होगी, करंट असेट्स इक्वल्स टू 2.5 CL। एक इक्वेशन तुम्हारी रेडी होगी, लिक्विड असेट्स एक से मल्टीप्लाई करना है इनटू इक्वल्स टू 1.5 CL। इन क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन हो गई है, एक इक्वेशन हो गई ये। अच्छा, स्टॉक दे रखा है इंफॉर्मेशन में 50,000। देखो अब तुम्हें दो चीज ही मिलती है, सॉरी तीन भी हो सकती है, जैसे करंट लायबिलिटी भी कई बार हो सकती है। तो मेन मैं जिस तरीके से क्वेश्चन करता हूं, स्टॉक और वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन के ज्यादा चांस। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा होगा या स्टॉक, तो स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करनी, तुम्हें याद करना होगा कि लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं। लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस एडवांस टैक्स। इन तीन चीजों को जब करंट असेट्स में से माइनस कर दो तो तुम्हारे पास क्या बचती है, लिक्विड असेट्स। देखो अभी के इंफॉर्मेशन में ये वाली दो वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो जीरो कंसिडर कर लो। तो हमारे पास एक इक्वेशन बच जाती है, लिक्विड असेट्स इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक, जिसमें से स्टॉक की वैल्यू तो हमारे पास है ना, कितनी है 50,000। तो तुम यूं करो कि लिक्विड असेट्स और करंट असेट्स और स्टॉक से अरेंज करो। देखो करंट असेट्स माइनस स्टॉक, तो माइनस की वैल्यू तो आ गई पॉजिटिव, और ये जो लिक्विड असेट्स माइनस का था ये चला जाएगा नेगेटिव। तो करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स, ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं कि भाई करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, स्टॉक। बस इसमें ना वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा अच्छे से लिख दो, डिस्क्लोज करो लिक्विड असेट्स। तो करंट असेट्स की इक्वेशन क्या बता रही थी, हमारी फॉर्म बता रही थी कि भाई वो किसके इक्वल है, 2.5 CL के। और लिक्विड असेट्स की फॉर्म भी क्या है, CL में, तो इसीलिए मैं इनकी वैल्यू को यूज करूंगा। और जो कि स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है 50,000, सोल्व करो इसको, तो 50,000 तो एज इट इज आ जाएंगी, जिसमें से 2.5 माइनस 1.5 CL करोगे तो क्या आंसर आएगा 1 CL। तो 1 को इधर डिवाइड करने के लिए भेजोगे, तो एंट्री हमारे जो 50,000 50,000 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू, तो तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 50,000। तो उनमें से एक आंसर तुम्हारा क्या था, करंट लायबिलिटी। तो मैं यहां लिख देता हूं करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 50,000। पॉइंट क्लियर। अच्छा, हमारी जो करंट असेट्स है वो हमारी करंट लायबिलिटी का 2.5 टाइम्स है, ठीक है। तो तुम अगर 2.5 टाइम और करंट लायबिलिटी की जगह उसकी वैल्यू रख दो 50,000, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स इक्वल्स टू 25 25 25 पंजे 125, तो ये कितनी हो जाएगी 1,25,000, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड असेट्स में तुम करंट लायबिलिटी की वैल्यू रख दो, तो लिक्विड असेट्स कितने मल्टीपल थे उसके 1.5 टाइम्स इंटू 50,000, तो ये हमारी लिक्विड असेट्स है। तो लिक्विड असेट्स इक्वल्स टू 15 5 75,000, ये हमारी लिक्विड असेट्स आ। समझ में आ गई कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमने पूछा क्या था, करंट असेट्स 1,25,000, करंट लायबिलिटी 50,000, लिक्विड असेट्स 75,000। क्लियर। चलो अब हम दूसरे के एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। इस बार जो करंट रेशियो दे रखा है वो क्या है 3:1। तो एज इट इज मैं एक इक्वेशन तैयार करूंगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 3:1।
इसकी इक्वेशन क्या डिजाइन होगी हमारे पास, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, करंट असेट्स इक्वल्स टू 3CL यानी कि करंट लायबिलिटी। ऐसे लिक्विड रेशियो की क्या फॉर्म, लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। इस बार रेशियो की फॉर्म क्या दे रखी है, 2:1, यानी कि हमारी जो करंट लिक्विड असेट्स है हमारी करंट लायबिलिटी से कितनी टाइम ज्यादा है, 2 टाइम्स, 2:1। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी इक्वेशन डिजाइन हो जाएगी, लिक्विड असेट्स इक्वल्स टू 2CL। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। अभी इन्फॉर्मेशन में क्या है, वर्किंग कैपिटल कितना, 80,000। देखो मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं WC, ठीक है। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे दी 80,000। अच्छा, हमारे करंट असेट्स की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, मतलब कैलकुलेट करी है, 3CL। करंट लायबिलिटी की कुछ है नहीं तो CL एज इट इज लिख दो। देखो ये दोनों फॉर्म किसकी होगी, सेम अल्फाबेट की, CL की। तो जैसे x में से x माइनस हो सकता है, y में से y, तो ऐसे सेम वैल्यू में से ही वैल्यू माइनस होगी। तो 3CL माइनस CL ये हो जाएगा 2CL, और जो कि किसके वैल्यू के बराबर आ गया, 80,000। अब ये दोनों एक दूसरे के किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहां जाएगा डिवाइड में। तो CL इक्वल्स टू 80,000 अपॉन में 2, जो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। तो ये 40,000 हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी। बस हो गया काम। तो हमें कैलकुलेट एक तो करंट लायबिलिटी करनी थी, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 40,000, एक पॉइंट क्लियर। करंट असेट्स, देखो करंट असेट्स कह रही थी कि मैं अपनी लायबिलिटी से, फर्म के बिजनेस की लायबिलिटी से 3 गुना ज्यादा हूं, तो कर लो भाई। अगर करंट लायबिलिटी 40,000 है तो करंट असेट्स कितनी हो जाएगी, 1,20,000। तो ये तुम्हारे लिए क्या आ गई, करंट असेट्स की वैल्यू आ गई 1,20,000। ऐसे लिक्विड असेट्स क्या कह रही थी कि मैं 2CL यानी कि दुगनी हूं CL से, करंट लायबिलिटी से, तो CL मतलब करंट लायबिलिटी, और वो भी कितनी है, 40,000। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000। तो ये 80,000 तुम्हारे लिए किसकी वैल्यू है, लिक्विड असेट्स की वैल्यू। तो करंट असेट्स हो गई, करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स। अब कह रहे हैं कि स्टॉक और बता दो। तो स्टॉक अभी हमने कंसिडर किया था कि भाई करंट असेट्स में से क्या माइनस कर दो, लिक्विड असेट्स माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। तो लिक्विड असेट्स करंट असेट्स कितनी है, 1,20,000। लिक्विड उसमें से कितनी है, 80,000। तो रिमेनिंग पार्ट किसका है, स्टॉक, एडवांस टैक्सेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब उनकी वैल्यू तो पूछी नहीं और अज्यूम भी नहीं कर सकते, जीरो मानेंगे, तो बचा क्या, स्टॉक। तो स्टॉक कितना हो गया, 1,20,000 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 40,000। तो ये हमारे स्टॉक की वैल्यू होगी। तो इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो पूछेगा, क्लियर।